कल इसमें जो है दो चीज़ें देखे थे। एक तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा किसने दी थी, और दूसरा जो है हम लोग क्या देखे थे, दूसरा देखे थे कि जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा है क्या। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग देखे थे। एक तो ये देखे थे कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा जो है EFB ने दी हुई थी। किसने दी थी? EFB ने। EFB का फुल फॉर्म कल लिखे थे हम लोग। क्या होता है बताएं? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ क्या चीज़? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। इसने क्या परिभाषा दी थी एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। पहले इसकी भाषा में फिर अपनी भाषा में, दोनों हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो EFB के द्वारा जो है परिभाषा दी गई थी कि नए उत्पादों और क्या चीज़, सेवाओं के लिए, नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं और इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का क्या चीज़, समायोजन, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, जैव प्रौद्योगिकी। समझ में आ रहा है ना। अब अपनी भाषा में जानते हैं। अपने फ़ायदे के लिए, या तो नए उत्पाद प्राप्त करने के लिए या फिर नई सेवाएं प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। अगर हम लोग किसी भी जीव का जीनोम बदल देते हैं, जीनोम मैनिपुलेट करते हैं, जीनोम को चेंज किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे, जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। और जैव प्रौद्योगिकी जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस होता है। यहाँ दिया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम लोग पढ़े हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहीं ना कहीं इसका यूज़ किया जाता है। DNA टीका का निर्माण हो गया, 2 संयुक्त जीन का सुधार हो गया। ठीक है ना। इन सब कामों में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैव प्रौद्योगिकी जरूरी है। किसका निर्माण? DNA टीके का निर्माण। जैसे DNA वैक्सीन्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना, जो विषाणुओं पे या जीवाणुओं पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। उनको मारने के लिए, उनके DNA को या तो कट करने के लिए, या फिर जो है उनका बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए। बायोकेमिकल प्रोसेस रोक देंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर हम लोगों को वो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे टीके बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जैव प्रौद्योगिकी के क्या चीज़ बताएं, सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो देखेंगे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी में जो है ना 2 प्रमुख तकनीकों का योगदान है। जैव प्रौद्योगिकी में कितनी मुख्य तकनीकों का योगदान है बताएं? 2 मुख्य तकनीकों का योगदान है। कौन कौन तकनीकें हैं वो बताएं हम लोग। कौन कौन तकनीकें हैं? एक है हम लोगों का आनुवांशिक इंजीनियरिंग। क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। और दूसरा क्या है बताएं? जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है ना। जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, इसको हम लोग जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे लोग आगे चल के ये कोर्स करते हैं, बीटेक इन बायोटेक। समझ में आ रहा है ना, बीटेक इन बायोटेक। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में समझाया जाता है। और ये होता है बायोकेमिकल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग इसको हम लोग कहते हैं। जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। ये केमिकल इंजीनियरिंग है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। समझ में आ रहा है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों में हम लोग क्या क्या करते हैं एक बार हम लोगों को देख लेना है ये अच्छे से। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो होता है ना, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है कि आनुवांशिक पदार्थों को, आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े हैं, या तो DNA होता है या फिर कौन होता है, RNA। समझ में आ रहा है ना। आनुवांशिक पदार्थों के रसायन में बदलाव कर, ठीक है ना, आनुवांशिक पदार्थों के रसायन में क्या करके बदलाव कर इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी अर्थात फिनोटाइप में हम लोग परिवर्तन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, देख रहे हैं ना, एक चीज़ छूट गया है। क्या रहेगा यहाँ पे? बदलाव, चेंज। ठीक है ना, मैनिपुलेशन। आनुवांशिक पदार्थों के रसायन में बदलाव करके इसे परपोषी ऑर्गेनिज्म में, परपोषी जीव में जो है प्रवेश कराया जाता है। जैसे कल हम एग्जाम्पल देखे थे कि एक लाल पौधा, लाल फूल उत्पन्न करने वाला पौधा है, और हम लोग उसी पौधे में चाहते हैं कि पीले रंग का भी फूल आए या सफ़ेद रंग का भी फूल आए। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम लोगों को वो लाल फूल वाले पौधे का जो जीन है,
जो डीएनए है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, उसके अंदर से एक कोशिका निकालेंगे और उस कोशिका में जो है लाल रंग वाला जीन तो है ही, सफ़ेद रंग वाला जीन या फिर जो है पीले रंग वाला जीन जो हम लोग चाहते हैं, वांछित जीन जो हम लोग चाहते हैं, उस जीन को उस कोशिका में डालेंगे और कोशिका में डालने के बाद फिर वापस उस कोशिका को पौधे में डाल देंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा बताएं, नया पौधा जो तैयार होगा ना, अब उस पौधे में जो है कौन कौन से कलर वाले फ्लावर्स मिलेंगे हम लोगों को, रेड और वाइट, या जो कलर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें। समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बेशक जितना हम लोग चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? यही तो है कि वांछित जीन जो है ना हम लोग जोड़ के और जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, जैसी सेवाएं चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? दो ही चीज़ों के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, एक उत्पादों के लिए और एक सेवाओं के लिए। समझ में आ रहा है ना? चलते हैं इसको देखने हम लोग, कौन, बायोकेमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है ना? बायोकेमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इसमें जो है देखें, ये जरा लिखा हुआ है कि सूक्ष्मजीव संदूषण रहित, यानी इस प्रक्रम में सूक्ष्म जीवों के इन्फेक्शन को बचाते हुए हम लोग क्या करते हैं ना कि वातावरण सुरक्षित बनाकर, ठीक है ना, और सूक्ष्म जीवों को या फिर सुकेंद्रकी कोशिकाओं को, यूकैरियोट्स को, सूक्ष्म जीव जो है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, हालांकि प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्रोटिस्टा, वो यूकैरियोट होते हैं। तो दोनों का नाम दे दिया है हम लोगों को। दोनों में से किसी को वृद्धि करा के अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिजैविक। प्रतिजैविक हम लोग किसको कहते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करते हैं बताएं? एंटीबायोटिक क्या करते हैं? ये जीवाणुओं को मारते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। अगर किसी सूक्ष्म जीव का हम पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए किन की ज़रूरत पड़ती है बताएं? एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबायोटिक जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। टीके, टीके किन को कहते हैं? टीके इंजेक्शन को, ठीक है ना? देखते हैं जन्म होने के तुरंत बाद जो है लेके जाया जाता है, क्या करने के लिए? इंजेक्शन लगवाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? और छोटे बच्चों को दोनों टीका ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना? ये वाला टीका भी ज़रूरी है वो भी टीका ज़रूरी है। ठीक है, दोनों टीका ज़रूरी है। तो टीके हो गए और एंजाइम हो गए। समझ में आ रहा है ना? इनका निर्माण किया जाता है। इंसुलिन भी आ जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, इसका नाम ही दे दिया है बायोकेमिकल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है ना? जितने भी केमिकल्स तैयार किए जाते हैं किसी जीव को मैनिपुलेट करके, उसके डीएनए को बदल के, तो वो चीज़ें ना इसके अंतर्गत आती हैं। समझ में आ रहा है ना? और उसमें बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। समझ में आ रहा है ना? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। अब हम लोगों को एक चीज़ देखना है, ये तो दोनों बातें हो गई। आनुवांशिक इंजीनियरिंग हम लोग किसको कहेंगे बताएंगे ज़रा? आनुवांशिक इंजीनियरिंग किसको कहेंगे? किसी भी जीव के डीएनए में या आरएनए में, अर्थात उसके आनुवांशिक पदार्थ को बदलकर, ठीक है ना, वांछित उत्पाद प्राप्त करने की क्रिया, उसको परपोषी जीव में स्थानांतरित करके और वांछित उत्पाद या सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है, इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग किसको कहते हैं? इसमें भी क्या किया जाता है ना कि हम लोग किसी भी सूक्ष्मजीव के या सुकेंद्रकियों का डीएनए बदल के, आरएनए बदल के, ठीक है ना, और उनसे जो है किसी न किसी प्रकार का रसायन प्राप्त करते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गए, टीके हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, इंसुलिन हो गए। समझ में आ रहा है ना? अभी इंसुलिन वाले केस में हम लोग देखे थे किसका आनुवांशिक पदार्थ बदल रहे हैं बताएं? ई कोलाई का, इसेरिचिया कोलाई का आनुवांशिक पदार्थ बदल के और उसको इंसुलिन बनाने लायक बना रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? तो वो ई कोलाई जो है वो क्या है? ई कोलाई जो है वो क्या है? सूक्ष्म जीव है। और सुकेंद्रकी है या असीम केंद्रकी है बताएं? हाँ, असीम केंद्रकी है वो, ठीक है ना, प्रोकैरियोट है। तो ये हो गया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है देखते हैं आगे। देखें एक चीज़,
एक सवाल आएगा हमारे मन में कि सर जीन को या डीएनए को कैसे भेजा जाता है जीवों में, अलग अलग प्रकार के जीवों में जीन या डीएनए को कैसे भेजा जाता है। तो हम लोग क्या बताएंगे वहाँ, बताएं क्या हम लोग बताएंगे। जीन या डीएनए जो भी हैं इनको भेजने के लिए जो है ना हम लोग प्रयोग करते हैं एक चीज़ का, ठीक है ना, और उसको ना माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। क्या क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो इंजेक्शन, सूक्ष्म सुई। समझ में आ रहा है ना? आगे चल के एक एक करके पढ़ाएंगे हम कि किस में सूक्ष्म सुई का उपयोग किया जाता है, किस में जो है बायोलिस्टिक गन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, और किस में जो है जीन गन का उपयोग किया जाता है। ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो सुई हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, छोटी है या बड़ी है? बड़ी है ना, लेकिन इसका नाम सूक्ष्म सुई है, छोटी सुई है। देख रहे हैं ना, बड़े सुई का नाम सूक्ष्म सुई, ठीक है। ये सूक्ष्म सुई है और यही कोशिका में क्या प्रवेश कराती है? डीएनए को प्रवेश कराने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। एक और जो है हम लोग देखेंगे माइक्रो इंजेक्शन के बाद जो है एक और चीज़ देख लेंगे, नाम है उसका क्या चीज़? बायोलिस्टिक गन, ठीक है ना, बायोलिस्टिक गन या जीन गन भी इसको कहते हैं। ये बंदूक देख रहे हैं ना, ये कौन सा बंदूक है? हाँ, इसको बायोलिस्टिक गन बोला जाता है और या जीन गन हम लोग कहते हैं। तो इस जीन गन से क्या किया जाता है बताएं? डीएनए को भेजा जाता है, ठीक है ना। डीएनए को भेजा जाता है किस में? अपने वांछित जीव में। जैसे देखें ये जीन गन का उपयोग किया जा रहा है किस में? डीएनए को डालने के लिए, पौधे में। समझ में आ रहा है ना? तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग जो है अपने जीन को स्थानांतरित कर पाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 2-3 चीज़ें यहाँ जो है हम लोगों को जाननी होंगी। एक तो जीन क्लोनिंग देखना होगा, जीन स्थानांतरण और पुनर्योगज डीएनए। सबसे इम्पॉर्टेंट है पुनर्योगज डीएनए, इसको ध्यान से देखना है हम लोगों को। पहले जीन क्लोनिंग बताएं, किसको कहेंगे हम लोग? जीन क्लोनिंग किसी भी जीन को उसका कॉपी तैयार कर देना, किसी भी जीन के जैसा कॉपी तैयार कर देना, क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान के चले एक बच्चे में जो है ना आँख उसका ब्लू रंग का है और हम लोगों को ब्लू रंग पसंद है, ब्लू रंग की आँख पसंद है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस जीन को पहचानेंगे पहले कि ब्लू रंग करवा कौन रहा है, और फिर अगली बार अगर किसी को अगेन जो है ब्लू आइज़ चाहिए तो हम लोग उस जीन का कॉपी तैयार करेंगे लैब में। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? जीन। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़े भी थे कौन सा लाइफ? एक्टो लाइफ, याद आ रहा है ना। एक्टो लाइफ में क्या किया जाता है? एक्टो लाइफ जो है ये फ्यूचर बेबीज़ हैं, ये बच्चों का फ्यूचर है। समझ में आ रहा है ना? एक्टो लाइफ जिसमें हम लोग ऑर्डर दे के तैयार करवाएंगे बच्चों को। समझ में आ रहा है ना? कैसा कैसा फीचर चाहिए उनमें, बाल कैसे चाहिए, बाल किस रंग के चाहिए, ठीक है ना, उनका स्किन कलर कैसा चाहिए, बच्चों की हाइट कितनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? टोटल अपना जो है एक बढ़िया सा फॉर्म मिलेगा हम लोगों को, फॉर्म भरें कि आपको कौन से स्पेसिफिकेशन वाले बच्चे चाहिए। लैब में आप उस फॉर्म को जमा कीजिए और लैब जो है डिलीवरी करेगा। नहीं, अब आने वाले फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में ऐसा होगा। समझ में आ रहा है ना? फ्यूचर में होगा, मतलब बच्चों को जन्म देने के लिए भी अब माँओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? आराम से ऑनलाइन हैं। क्या चीज़? नहीं, कमज़ोर नहीं होंगे, ऐसा थोड़े है। उनको पूरा न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। और ऑनलाइन घर बैठे आराम से हम लोग बच्चे ऑर्डर कर देंगे, ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? नहीं, खाना उनको मिलेगा प्रॉपर, वो व्यवस्था की गई है ना। मशीनें इतनी ज़्यादा बनाई गई हैं, ठीक है ना, कि एक साथ 30,000 बच्चे जो है जन्म ले सकते हैं एक लैब से। हाँ, 9 महीने पूरे मशीन में ही रहेंगे। लैक्टेशन, हाँ बिल्कुल, लैक्टेशन करवाना होगा उनको। लैक्टेशन जो है वो नॉर्मली होगा मदर से, इन हार्मोन्स के थ्रू। हम लोग जानते हैं ना कि गर्भावस्था में अलग अलग हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, तो वो हार्मोनल परिवर्तन जो होंगे ना, हम लोग अलग से इंजेक्शन दे देंगे फीमेल को, है कि नहीं। फीमेल को अलग से इंजेक्शन दे के उसे मिल्क प्रोड्यूस कराने लगेंगे। हाँ, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, PRL वगैरह हो गया, ठीक है ना।
तो जीन स्थानांतरण इसके बाद दिया हुआ है। जीन स्थानांतरण किसको कहते हैं? जब एक जीन को हम लोग जो है क्लोन कर लेंगे मतलब जो है उसका कॉपी बना लेंगे, अब उसको परपोषी जीव में डालेंगे, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बताएं? जीन स्थानांतरण। और जीन स्थानांतरण के बाद जो है एक चीज़ देख रहे हैं हम लोग, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है ना तो वो है पुनर्योगज डीएनए, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब आगे। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। पुनर्योगज डीएनए बनाने की तकनीक कौन कौन सी है, इसके साधन कौन कौन से हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पुनर्योगज डीएनए कहते किसको हैं। इंग्लिश इसका क्या लिखा है देखें ज़रा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या लिखा हुआ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहेंगे हम लोग? कल हमने बताया था कि जीवाणुओं से प्लाज्मिड निकाल लिया जाएगा, है कि नहीं, और इस प्लाज्मिड में हम लोग अपना वांछित जीन जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ भाग को काटना पड़ेगा ना, और तब जो है हम लोग यहाँ पे लाएंगे इस वाले जीन को, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जो है हम लोग क्या किए, अब इसको लाइगेज एंजाइम की सहायता से, याद है ना चैप्टर 6 में पढ़े हैं, डीएनए को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो जब हम लोग प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है ना, प्लाज्मिड के अंदर अपने वांछित डीएनए को जोड़ देते हैं, तब इस डीएनए को, इस वाले डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं बताएं? इस वाले डीएनए को आरडीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पुनर्योगज डीएनए कहा जाएगा इसको। क्या कहा जाएगा? पुनर्योगज डीएनए। समझ में आ रहा है ना। ये देख रहे हैं डीएनए में जो है कितने प्रकार का डीएनए शामिल किया गया है? 2 तरह का। एक तो वो पीबीआर वाला है ही, और एक हम लोग अपने वांछित जीन को जोड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना, वांछित डीएनए को जोड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी ये ऐसा डीएनए होता है जिसको रिकम्बाइन किया गया है। रिकम्बाइन से ही बना है रिकॉम्बिनेंट। तो रिकम्बाइन का मतलब क्या होता है? दोबारा इसको खोल के और हम लोग जो चीज़ चाहे हैं वो जोड़े हैं यहाँ पे, फिर निकाल सकते हैं। वो तो हमारे हाथ में है, जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जीन चिकित्सा, जीन बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है ना जीन चिकित्सा में किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 12 चैप्टर में। एक लड़की थी अशांति डी सिल्वा। क्या नाम था उसका? अशांति डी सिल्वा। तो अशांति डी सिल्वा के जीवन में शांति लाने का काम कौन किया? बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है ना। पता है उसमें एक जीन की कमी हो गई थी, ADA। कौन से जीन की कमी हुई थी? ADA जीन की कमी हुई थी। समझ में आ रहा है ना। तो 1990 में जब वो 4 साल की थी तो सबसे पहली बार उसमें एक जीन का सुधार किया गया था। उस ADA जीन की कमी को पूरा किया गया था। समझ में आ रहा है ना। ADA जीन की कमी को पूरा किया गया था, और इस तरह से उसका जीवन जो है नॉर्मल हुआ। समझ में आ रहा है ना। हैं? एडिनोसिन डाईएमाइनेज होता है, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक एंजाइम है। हम लोग जानते हैं ना हमारे बॉडी में तरह तरह का एंजाइम है, और बहुत सारी रासायनिक घटनाएं होती रहती हैं जो हम लोगों को बाहर से नहीं दिखती हैं। दिखती हैं क्या? नहीं दिखती हैं। तो उसी में से एक है ADA जीन, ठीक है ना। ADA का पूरा नाम पूछता है तो हम लोग क्या बताएंगे? एडिनोसिन डाईएमाइनेज। क्या बताएंगे? एडिनोसिन डाईएमाइनेज बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है ये पुनर्योगज डीएनए। याद हो गया क्या? पुनर्योगज डीएनए किसे कहेंगे? किसको कहेंगे बताएं? पुनर्योगज डीएनए किसको कहेंगे? जब वांछित डीएनए को या वांछित जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तब उस डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। और ये वांछित जीन जो है हमारे वांछित लक्षणों वाले होते हैं। जैसा लक्षण हम लोग चाहते हैं वैसे लक्षणों वाले जीन को यहाँ क्या किया गया है? जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पुनर्योगज डीएनए कहा जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब एक चीज़ और देखे होंगे हम लोग, डीएनए में प्रतिकृति होती है कि नहीं? डीएनए प्रतिकृतिकरण याद है? डीएनए प्रतिकृतिकरण याद है किसको कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई एक डीएनए है तो इससे हम लोग क्या करेंगे बताएं? इससे हम लोग जो है ना 2 पुत्री डीएनए बना सकते हैं।
2 पुत्री डीएनए। ऐसा कब होता है? कोशिका विभाजन के समय। जब एक कोशिका को विभाजित होना रहता है तो वो अपने एक डीएनए को जो है कितना भाग में बांटती है? 2 भाग में बांटती है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रोकैरियोट्स में ये प्रक्रिया कब होती है? विभाजन से पहले। और यूकैरियोट में कब होती है? एस फेज में। याद है? एस फेज में होती है। सेल साइकिल का अलग अलग फेज होता है, ठीक है ना। उसमें एम फेज हो गया, G1 हो गया, एस हो गया, G2 हो गया। तो कौन से फेज में होती है? एस फेज में रेप्लिकेशन। तो उसको ना हम लोग प्रतिकृतिकरण कहते हैं, प्रतिकृतिकरण, ठीक है ना। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है। एक चीज़ अब जानना होगा कि प्रतिकृतिकरण जो है वो कहीं से नहीं शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? डीएनए पे जैसे हमने बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है उसका एक स्पेशल साइट होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है, अनुलेखन, याद है ना? अनुलेखन कब शुरू होता है? प्रमोटर साइट से और सिग्मा कारक के जुड़ने के बाद, ठीक है ना। और अनुलेखन बंद कब होता है? टर्मिनेटर साइट पे, समापक स्थल पे, और जब उससे रो कारक जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज से रो कारक जुड़ता है। अब वैसे ही ट्रांसलेशन में भी हमने पढ़ा था, ट्रांसलेशन की शुरुआत तब होगी जब AUG आएगा। कौन आएगा? AUG। समझ में आ रहा है ना? और ट्रांसलेशन खत्म कब होगा? जब UAA, UGA, UAG में से कोई एक आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे यही तीनों होते हैं समापक कोडॉन, स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो वैसे ही ना जहाँ से प्रतिकृतिकरण शुरू होता है, समझ में आ रहा है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन जहाँ से शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिकृतियन का स्थल या प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ठीक है ना। रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, समझ में आ रहा है ना। ओरिजिन ऑफ क्या चीज़? रेप्लिकेशन। याद रखें, डीएनए का प्रतिकृतिकरण जहाँ से स्टार्ट होता है उस साइट को हम लोग क्या कहते हैं? ORI, ठीक है ना। कहीं पे देखेंगे इसको ORI लिखा होता है। क्या लिखा होता है बताएं? ORI लिखा होता है। समझ में आ रहा है ना? ORI क्या है बताएं? ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे ORI को? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ठीक है ना। क्या है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति? डीएनए के जिस स्थल से प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है ना। हम लोग पढ़े हैं एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की कोशिका में 2.2 मीटर है कि नहीं? 2.2 मीटर होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम शुरू से ही जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रहा है ना? हो सकता है कि 0.2 मीटर पास करके उसके बाद जो है ORI उसका मिले। जैसे 0.2 मीटर हम लोग पास कर गए और उसके बाद जो है डीएनए पे आ रहा है कौन? ORI। समझ में आ रहा है ना? ORI वहाँ पे आ रहा है तो रेप्लिकेशन वहीं से शुरू होगा। समझ में आ रहा है ना? तो डीएनए के जिस स्थल से प्रतिकृतिकरण शुरू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकृतिकरण का स्थल कहते हैं या प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? याद रहेगा ये, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे ORI की। समझ में आ रहा है ना? इसको जो है माइंड में रखना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है प्रतिकृति का मूल, ओरिजिन ऑफ क्या चीज़? रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। लिखा है किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है और उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? प्रतिकृतियन का मूल, प्रतिकृतियन का स्थल, ठीक है ना। जैसे इसको और डिटेल में समझें हम लोग ज़रा। मान के चलें कि ये हो गया प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में जो है ना हम लोग अपने डीएनए को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, सपोज दैट अपने डीएनए को यहाँ जोड़ रहे हैं। और पता है रेप्लिकेशन का डायरेक्शन जो है सपोज दैट कि ये होने वाला है, रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? रेप्लिकेशन इसी डायरेक्शन में होने वाला है और इस डायरेक्शन में होने के बाद, ठीक है ना, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ORI है यहाँ पे है। समझ में आ रहा है ना? ORI जो है अपने डीएनए के जस्ट बाद है, अपना जो डिज़ायरेबल डीएनए हम लोग ऐड किए हैं इसके जस्ट बाद जो है ORI है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा? हो सकता है वो छूट जाए, क्योंकि 2.2 मीटर ही डीएनए बनाना है नया वाला। समझ में आ रहा है ना? और हम लोग अपने डीएनए को यहाँ सबसे लास्ट में जोड़े हुए हैं।
तो ORI रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा और इस डायरेक्शन में चलते जाएगा, इस डायरेक्शन में चलते जाएगा, तो चांस कम है कि हमारा DNA रेप्लिकेट हो। अब वही हम लोग अपने डिज़ायरेबल DNA को ORI के जस्ट बाद जोड़े होते हैं, यहाँ पे ORI के ठीक बाद जोड़े होते हैं, तो उसका रेप्लिकेशन होता कि नहीं होता बताएं? बिल्कुल होता। तो इसलिए ORI ज़रूरी है, ORI को समझना ज़रूरी है। हम लोग अपने डिज़ायरेबल DNA को कहाँ पे जोड़ रहे हैं, उसमें ORI का बहुत महत्व है। नहीं तो पता चलेगा कि अगले प्रोजेनी में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कोशिका के अंदर हम लोग अपना वांछित DNA डाल दिए हैं, रेप्लिकेट होगा, जब नई कोशिकाएं बनेगी उसके अंदर हमारा वांछित लक्षण आएगा। इंतज़ार कर रहे हैं, पता चला कि उसका रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं और हमारा वांछित लक्षण नहीं आया। समझ में आ रहा है ना? तो ये नहीं आने का कारण एक क्या हो सकता है? हो सकता है हम लोग ORI से अलग जो है अपने डिज़ायरेबल जीन को क्या किए हों, जोड़े हों। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ORI का जो है बहुत ज़्यादा मतलब होता है यहाँ पे। तो अब एक चीज़ देखेंगे हम लोग ज़रा, ये ORI को समझ गए ना हम लोग। ORI के बाद जो है चलते हैं देखने, बताया जा रहा है ना कि कृत्रिम पुनर्युगज DNA अणु के निर्माण के बारे में अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है ना? ये वाला जीवाणु याद है क्या? चैप्टर 8 में हम लोगों ने पढ़ना है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है ना? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है ये क्या करवाता है, कौन सा रोग करवाता है? टाइफॉइड। कौन सा रोग करवाता है? टाइफॉइड रोग करवाता है। टाइफॉइड का नाम तो सुने हैं ना। और टाइफाइड के बारे में एक बात और हम लोग याद रखेंगे, क्या चीज़? हाँ, ये जीवाणु कभी जाते नहीं है शरीर से, एक बार हमारे शरीर में आ गए, समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसे जीवाणु है जो शरीर को छोड़ के जाने में कभी नहीं जाते हैं, जाके छुप जाएंगे। ज़्यादा मेडिसिन वगैरह लेंगे ना हम लोग तो जाके छुप जाते हैं। ये कहाँ छुप जाते हैं? गॉल ब्लैडर में। किस में छुप जाते हैं? गॉल ब्लैडर में छुप जाते हैं। और गॉल ब्लैडर में छुप के अगर ज़्यादा दिन तक मेडिसिन हम लोग लेते रह गए, गॉल ब्लैडर में वो छुपे रहे, तो छुपे रहने के बाद जो है वो वहीं पे स्टोन बना लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर किसी को भी गॉल ब्लैडर का स्टोन हो रहा है, पित्त की थैली का स्टोन हो रहा है, पथरी हो रहा है, तो उससे पूछें हम लोग कि आपको कभी लाइफ में टाइफॉइड हुआ था? आंसर क्या मिलेगा? यस। समझ में आ रहा है ना? और ज़्यादातर केस हैं निकल जाते हैं, कुछ दिन तक इलाज करना पड़ता है उनका। हाँ नहीं, अब वो तो निकाल दिया जाता है कट करके। हाँ, निकाल दिया जाता है एक ही बार। समझ में आ रहा है ना? तो टाइफॉइड का बैक्टीरिया इतना ज़्यादा नुकसानदेह है, इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। क्या करेगा ये बताएं? ये हमारे अंदर स्टोन बना लेता है। क्या बना लेता है? स्टोन बना लेता है। और स्टोन जो है वो छुप के बनाता है। जब हम लोग दवाई खाते रहेंगे, नॉर्मल सी दवाई खाएंगे, वो जाके छुप जाएगा। ठीक है ना? दवाई खाना बंद किए फिर वापस निकल के आएगा। तो देखते हैं इसीलिए कि टाइफाइड होता है ना जब, तो लोगों को दोबारा उसका अटैक आने का चांस रहता है। हो सकता है इस साल हुआ तो फिर अगले साल भी होगा। और इसका ज़्यादा जो है मतलब असर जो है ना, वो लड़कियों में देखने को मिलता है। ये स्टोन बनने वाली जो कहानी है, ठीक है ना, 100% बनेगा लड़कियों में अगर उनको टाइफाइड हुआ तो। मतलब ये एनालिसिस है। और लड़कों में थोड़ा कम चांस होता है, थोड़ा कम, 99% बनेगा तो उनमें भी, लेकिन थोड़ा कम चांस होता है। ऐसा क्यों होता है? समझ में आ रहा है ना? तो दोनों में जो है टाइफॉइड के बैक्टीरिया का कलेक्ट होना, टाइफॉइड का बैक्टीरिया ही कलेक्ट होते 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 पथरी बना देता है, पत्थर बन जाता है वो। समझ में आ रहा है ना? तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसी का डीएनए जो है ना निकाला गया था सबसे पहले। ये क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है? स्टार मार्क लगा ले हम लोग यहाँ पे, स्टार मार्क लगेगा कि सबसे पहला पुनर्युगज डीएनए किसका बनाया गया था, बताएं। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसका बनाया गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। सबसे पहले जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसका बनाया गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का बनाया गया था, ठीक है ना? लिखा गया है कि सहज प्लाज्मिड, जो कि गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए होता है, ये प्लाज्मिड की परिभाषा लिखी गई है, एक्स्ट्रा सर्क्यूलर डीएनए। समझ में आ रहा है ना? में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जुड़ने से हो सका था।
समझ में आ रहा है ना। और ये चीज़ें किसने बनाई थी, किसने करी थी ये चीज़ें सबसे पहली बार, तो हम लोग याद रखेंगे 1972 में। 1900 कब? 72 में। कौन कौन से वैज्ञानिक? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। नाम पढ़े हैं लोग इनका कि नहीं पढ़े हैं लोग ना? चैप्टर शुरू होने के पहले ही इनका नाम हमने पढ़ा था। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। कब बनाए थे? 1972 में। और किसका? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। समझ में आ रहा है ना? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। समझ में आ रहा है ना। और इसी से एक और चीज़ की खोज हुई थी, ठीक है ना, जिसमें देखा था इन लोगों ने डीएनए को काट के, डीएनए को काट कर, समझ में आ रहा है ना, प्लाज्मिड जो निकाला गया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर से, उसके डीएनए को क्या किया गया? काटा गया। तो डीएनए को काटने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताएं? डीएनए को काटने के लिए जो है आणविक कैंची का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी कैंची का इस्तेमाल करते हैं? आणविक कैंची का, ठीक है ना। डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटने के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बताएं? आणविक कैंची का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? आणविक कैंची का। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखना होगा। और ये चीज़ और याद रखेंगे हम लोग। देखें, प्रतिबंधन। प्रतिबंधन शब्द का अर्थ क्या होता है बताएं? हाँ बिल्कुल, इस पे रोक है। समझ में आ रहा है ना। प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप डीएनए को जहाँ से चाहे मन करे वहाँ से नहीं काट सकते हैं। प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शन है। मतलब आपको रेस्ट्रिक्शन साइट पहले पहचानना है, रेस्ट्रिक्शन साइट पहचानना है। जैसे मान के चलें, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये एक डीएनए हो गया और ये डीएनए का कौन सा सिरा है? हाँ, ये 5वां सिरा है, ये 3रा सिरा है। और दूसरा डीएनए हो गया, दूसरा स्ट्रैंड। तो दूसरा स्ट्रैंड किधर से किधर जाएगा? 3रे से 5वें की ओर। तो सपोज दैट इनके ऊपर बेस पेयर लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। बेस पेयर लगे हुए हैं इनके ऊपर। ए है, सी है, ठीक है ना, जी है, ए है, फिर ए है, फिर टी है, टी के बाद फिर टी है, और फिर क्या है? सी है, फिर जो है क्या है? टी है, जी है। ऐसा हो गया। तो अब एक बात बताएं हम लोग, इनका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? इनका पूरा क्षार युग्म ए का कौन होगा? टी, सी का जी, और जी का सी हो जाएगा। ए का कौन होगा? टी होगा। टी का ए का फिर से टी हो गया। टी का कौन होगा? ए हो जाएगा, और टी का ए हो गया। सी के लिए कौन हो गया? जी हो गया। टी के लिए कौन हो गया? ए, और फिर कौन? सी हो जाएगा ना। ऐसे जोड़ने तो हम लोगों को आ जाएगा। आरएनए का होगा तो जोड़ लेंगे ना, और डीएनए का होगा तो बिल्कुल, आरएनए होगा तो खाली टी हटा के क्या कर देंगे? यू कर देंगे। ध्यान रखें हम लोग, आरएनए में टी नहीं होता है, आरएनए में क्या होता है? यू होता है, ठीक है ना। तो बस ये देखें हम लोग, अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस डीएनए पे प्रयोग करते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है EcoR1। क्या नाम है? EcoR1। ये EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक प्रतिबंधन एंजाइम है, एक आणविक कैंची है। तो कहा जाएगा कि भाई EcoR1 से इस डीएनए को काटना है। तो पता है EcoR1 कैसे काटेगा डीएनए को? वो ना इस पे ढूंढेगा अपना पहचान स्थल। हर एक एंजाइम का अपना अपना विशिष्ट पहचान स्थल होता है। याद रखेंगे हम लोग इस बात को, हर एक एंजाइम का अपना विशिष्ट पहचान स्थल होता है। तो इस वाले एंजाइम का, EcoR1 का पहचान स्थल है GAA, ठीक है ना, TTC, GAA-TTC। और किधर से किधर पढ़ने पे बताएं? 5वें से 3रे सिरे की ओर पढ़ने पे। समझ में आ रहा है ना। 5वें से किस सिरे की ओर पढ़ना है? 3रे सिरे की ओर। क्या पढ़ा जाना चाहिए? GAA-TTC। देख रहे हैं, ये तो सही हो गया जी, सही हो गया। जी के साथ कौन जुड़ेगा? और ए के साथ? ए के साथ टी के साथ। देख रहे हैं ना, सब जुड़ गया ना ठीक ठाक। तो अब जो है, अगर इस एंजाइम का प्रयोग करके डीएनए को हम लोगों को काटना है, तो पता है ये एंजाइम जो है इसी को पहचानेगा। वो ना 5वें सिरे से 3रे सिरे की ओर पड़ता है। क्या पड़ेगा? GAA-TTC, और कट लगाएगा इसके बीच में, जी और ए के बीच में कट लगाएगा। समझ में आ रहा है ना।
जी और ए के बीच में क्या लगाएगा, कट लगाएगा, और इस तरह से डीएनए को 2 टुकड़ों में वो बांट दिया। समझ में आ रहा है ना, डीएनए को कितने टुकड़ों में बांट दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसमें बताएं कैसे कट लगेगा। हाँ देख रहे हैं ना, ये ए सी आया है, ए सी से उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है GAATTC, वो जहाँ दिखना चाहिए, जहाँ दिखेगा वो, समझ में आ रहा है ना, जहाँ भी दिखेगा उसके बीच में ये कट लगा देगा। यहाँ पे जी और ए के बीच में कट लगा देगा। किसके बीच में बताएं, जी और ए के बीच में, यहाँ से यहाँ देखें हम लोग, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम लोग मिटा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कट लगाएगा वो, समझ में आ रहा है ना। जी और किसके बीच में कट लगाता है, ए के बीच में कट लगाता है। तो अब इस डीएनए का जो रूप है वो कैसा हो गया बताएं। डीएनए का जो 2 टुकड़ा मिला है वो तो ऐसा मिला है ना, अब एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा। ये कौन सा सिरा है, 5वां सिरा, और ये कौन सा, 3रा सिरा। 5वें सिरे पे कौन कौन से बेस पेयर हैं बताएं, ए है, सी है, जी है कि नहीं। और तीसरे सिरे पे कौन कौन से बेस पेयर बचे हुए हैं, टी है, जी, सी, टी, ए, यही है ना। तो एक जो है टुकड़ा ये मिल गया, और दूसरा टुकड़ा कौन सा मिला है बताएं, दूसरा टुकड़ा कौन सा मिला है, दूसरा टुकड़ा जो है ये वाला मिल गया। समझ में आ रहा है ना, ऐसे। तो ये कौन सा सिरा हो जाएगा, 3रा सिरा, और ये कौन सा, 5वां सिरा। समझ में आ रहा है ना। तो तीसरे सिरे पर कौन कौन से बेस पेयर बचे हैं, ए, टी, सी, जी, है ना। और इस पे कौन सा बचा है, GAC, देख रहे हैं ना। तो ये 2 पीस मिल गया, किसका 2 पीस मिल गया बताएं, डीएनए का। अब याद रखें यहाँ पे जो आधे अधूरे बेस पेयर्स है, आधे अधूरे बेस पेयर्स ये चारों है, यही चारों है ना। और इधर आधे अधूरे बेस पेयर ये वाले चारों हैं, ये वाले चारों, देख रहे हैं ना। क्योंकि ए से कौन जुड़ जाएगा, टी, और टी से कौन जुड़ जाएगा, ए। ये आधे अधूरे बेस पेयर हैं। तो इन सिरों को, डीएनए के इन सिरों को छिपछिपे सिरे कहते हैं। क्या कहते हैं, छिपछिपे सिरे। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए से कौन जुड़ जाएगा, टी, ए के साथ फिर कौन जुड़ जाएगा, टी के साथ कौन जुड़ जाएगा, ए, और टी के साथ ए जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों चिपक सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, स्टिकी एंड्स कहा गया है। डीएनए के दोनों स्टिकी एंड्स जो है हम लोगों को दिख रहे हैं, छिपछिपे सिरे या छिपछिपे छोर, इनको हम लोग कह सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, प्रतिबंधन नाम क्यों पड़ा है इसका बताएं, प्रतिबंधन नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये डीएनए को जहाँ से मन करेगा वहाँ से नहीं काट सकता है। ये डीएनए को एक विशिष्ट स्थल से ही काट सकता है, और उसको पहचान स्थल हम लोग कहते हैं। हर एक एंजाइम का पहचान स्थल अलग अलग है। करीब करीब 900 से भी ज़्यादा प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है, याद रखेंगे ये भी डेटा, ठीक है ना। अभी तक कितने प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हुई है बताएं, 900 से भी अधिक, 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। और पता है उनको कितने जीवाणुओं के मतलब स्ट्रेन से निकाला गया है, 231 जीवाणुओं से निकाला गया है करीब करीब 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। एक सवाल हमारे मन में आता होगा कि सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है, आएगा ना, सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन है। तो सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम याद रखेंगे, सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या था, HindII। क्या नाम था, HindII। HindII जो है ये सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में आ रहा है ना, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है। तो हम लोग क्या बताते हैं, HindII। HindII ही है जो सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम है। समझ में आ गया। प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम ये ऐसे एंजाइम होते हैं ना जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं, इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। और सबसे पहला आणविक कैंची कौन है, प्रतिबंधन HindII। कौन सा है, HindII। और हमने एक और जो है महत्वपूर्ण एंजाइम का नाम पढ़ा है, क्या नाम बताएं,
इको R1। इको R1 का पहचान स्थल क्या होता है? GAATTC। समझ में आ रहा है ना? GAATTC। एक और बात यहाँ बताना चाहेंगे, डीएनए पे अगर कहीं ऐसा क्रम दिखता है हम लोगों को, जिनको एक विशेष दिशा में पढ़ने पर, विशेष दिशा क्या हो गई? 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर, एक विशेष दिशा में पढ़ने पर ये एक से मालूम पड़ते हैं, एक जैसे मालूम पड़ते हैं, तो वैसे अनुक्रमों को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस। हिंदी में क्या नाम कहेंगे इनका? पैलिंड्रोम अनुक्रम। क्या कहेंगे इनको? पैलिंड्रोम अनुक्रम। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताइए पैलिंड्रोम अनुक्रम किसे कहते हैं? तब हमारा आंसर क्या होगा? पैलिंड्रोम अनुक्रम किसे कहते हैं? डीएनए पर क्षार युग्मों का वो विशिष्ट अनुक्रम जिनको एक निश्चित दिशा में पढ़ने पर वो एक से मालूम पड़ते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम अनुक्रम कहते हैं। पॉलिंड्रोम नहीं, क्या चीज़? पैलिंड्रोम अनुक्रम। समझ में आ रहा है ना? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहेंगे, पैलिंड्रोम अनुक्रम कहेंगे। जैसे इसको 5वें से तीसरे सिरे की ओर पढ़ के दिखाएं जरा, क्या पढ़ा जाएगा? GAATTC। GAATTC 5वें से तीसरे की ओर पढ़ना है, क्या पढ़ा जाएगा? GAATTC। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे मतलब जो है डीएनए अनुक्रमों को क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम अनुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोम अनुक्रम। जो उल्टा पुल्टा कैसे भी पढ़ने पे एक से मालूम होते हैं। उल्टा पुल्टा पढ़ने का मतलब हो गया कि उनको विशिष्ट दिशा में पढ़ना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 5वें से तीसरे पर इधर पढ़ ले या तीसरे से 5वें पर उधर पढ़ ले, ऐसा नहीं है। 5वां से तीसरा अगर डिसाइड कर लेते हैं तो उधर से उधर ही पढ़ना है, 5वें से तीसरे की ओर ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे अनुक्रमों को क्या कहा जाता है बताएं? पैलिंड्रोम अनुक्रम। ऐसे कुछ और शब्द होते हैं, जैसे हम लोग हिंदी के एक शब्द से वाकिफ़ होंगे, ठीक है ना? नाम है मलयालम। समझ में आ रहा है ना? मलयालम। इसको उल्टा पढ़ें, उल्टा उल्टा, देख रहे हैं ना? उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? मलयालम पढ़ा जाएगा, है कि नहीं? ऐसे ही हम लोग जो है एक और देखेंगे, एक लड़की का नाम है, ठीक है ना? देख रहे हैं ना? इसको उल्टा पढ़ें, क्या पढ़ा जाएगा? ठीक है ना? ऐसी चीज़ें। एक और हम लोग जो है रिश्ते में आ जाएं, तो रिश्ते में आ जाएं तो क्या देख रहे हैं ना? उल्टा पढ़ें, उल्टा पढ़ेंगे क्या होगा? पापा, ठीक है ना? जेंट्स लोगों में मोस्टली जितना रिश्ता आता है सब ऐसा ही होता है। कैसा? हाँ पापा हो गया, चाचा हो गया, नाना हो गया, मामा हो गया, दादा हो गया, बाबा, काका, है कि नहीं? हाँ, जहाज हो गया। और महिलाओं में जो रिश्ते आते हैं वो उल्टा पुल्टा एक जैसे नहीं होते हैं। दीदी हो जाएगा। हाँ, दीदी एक हो जाएगा, एक है। मम्मी का नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? और कोई नहीं होगा, लेकिन पुरुषों में बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो ऐसे अनुक्रमों को क्या कहा जाता है बताएं जरा हम लोग? पैलिंड्रोम अनुक्रम। जो कैसे मतलब मालूम पड़ते हैं, उल्टा पुल्टा जैसे भी हम लोग पढ़ लें एक से मालूम होते हैं। समझ में आ रहा है ना? उनको हम लोग क्या कहेंगे बताएं? पैलिंड्रोम अनुक्रम। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आणविक कैंची के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत कितने 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बताएं? लास्ट हम लोगों का यही रहेगा, यहाँ से कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर हम लोग किसी जीव को आनुवांशिकतः रूपांतरित करना चाहते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है ना? उनको लिखा गया है यहाँ पे। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि बताइए अगर आप किसी जीव का आनुवांशिक रूपांतर करना चाहते हैं, किसी जीव को आनुवांशिकतः रूपांतरित करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या बताएंगे? हाँ, इसमें 3 चरण आते हैं।
आनुवांशिक रूपांतरित करने के लिए कितने चरण आते हैं बताएं? 3 चरण आते हैं। पहला चरण क्या है? वांछित जीन युक्त डीएनए की क्या चीज़? पहचान, उसको पहचानना। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था कि अगर एक लाल पुष्प पैदा करने वाला पौधा है, समझ में आ रहा है ना, और उसमें हम लोग पीले रंग वाला भी फूल चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पहले पीला रंग कराने वाला जीन पहचानना होगा। समझ में आ रहा है ना? पीला रंग कराने वाला जीन पहचानना होगा, वही हमारा वांछित जीन है। वांछित जीन हमारा क्या है? वांछित मतलब मनचाहा, जो हम लोग चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं? पीला रंग चाह रहे हैं, पीले रंग का पुष्प चाह रहे हैं। तो पीला रंग कराने वाला जीन कौन है? इसको हम लोग कहेंगे वांछित जीन की पहचान करना। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा स्टेप बताएं। जो डीएनए हम लोग पहचाने हैं, जो डीएनए हम लोग पहचाने हैं, उस डीएनए को परपोषी में क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे। समझ में आ रहा है ना? उस डीएनए को परपोषी में क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे। और तब जाके तीसरा स्टेप क्या होगा बताएं? जो स्थानांतरित डीएनए है उसको परपोषी में क्या रखना? सुरक्षित रखना। बताए थे ना कि परपोषी में हमारा डीएनए सही सलामत पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी जांच करनी होती है। ठीक है ना? जांच करनी होती है। और वो कैसे चेक किया जाता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे बताया गया है। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग उनको कहते हैं। उसकी संतति में स्थानांतरित करना। अब उनके जो संतानें होंगी, जैसे कल ई कोलाई से इंसुलिन बनाने का पढ़े थे ना हम लोग, तो ई कोलाई के जितने भी बच्चे होंगे क्या वो इंसुलिन बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, अगर हमारा डीएनए उनमें स्थानांतरित हुआ है तो। अगर नहीं हुआ है तो नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इन सब की जांच करनी होती है। तो टोटल कितने स्टेप्स होते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए? 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन? वांछित जीन का पहचान करना, दूसरा हाँ वांछित जीन का परपोषी में स्थानांतरण, और तीसरा स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में क्या रखना? सुरक्षित रखना, और उसकी संतति में स्थानांतरित करना। समझ में आ रहा है ना? तो ये 3 स्टेप्स आते हैं। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन कौन कौन से हैं। साधन, पुनर्योगज डीएनए अगर हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक बार उन चीज़ों को हम लोग केवल टिक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए बताएं हम लोग जरा? प्रतिबंधन एंजाइम। किस लिए प्रतिबंधन एंजाइम किस लिए चाहिए? काटने के लिए। प्रतिबंधन एंजाइम किस लिए चाहिए? काटने के लिए चाहिए। दूसरा क्या चाहिए हम लोगों को? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करवाता है? वो ना एक्सटेंशन करवाता है, प्रसारण। ठीक है ना? अगर और ज़्यादा बेस पेयर्स को जोड़ना है तो ये पॉलीमरेज करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। लाइगेज क्यों चाहिए? लाइगेज बताएं। डीएनए को खाली हम लोग काटेंगे कि जोड़ेंगे भी? जोड़ेंगे भी। तो डीएनए को जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग करना होगा? लाइगेज एंजाइम का। और क्या चाहिए हम लोगों को? संवाहक। संवाहक, यही प्लाज्मिड कहते हैं, संवाहक, जो हमारे डीएनए को ढोएगा, अगली पीढ़ी में ले जाएगा, उसको संवाहक कहेंगे। और सबसे लास्ट में क्या चाहिए? डीएनए को किसी ना किसी जीव में स्थानांतरित करेंगे ना, तो उस जीव को क्या कहा जाएगा? परपोषी जीव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परपोषी जीव कहा जाएगा। तो अब हम लोग कल से इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? दैट्स ऑल फॉर टुडे।